चैनल मैथ्स मेड इजी बाय रितु सिंह। लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिसेस, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करा और बहुत और छोटी छोटी चीजें कवर करी थी। और उसके बाद छोटा सा मैंने पॉज दिया ताकि आप उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है मिसलेनियस एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर इन द एनसीईआरटी बुक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको भी साथ साथ आप फिनिश करते जाइए। एक्चुअल में मैथमेटिक्स में जो अपना थर्ड और फोर्थ चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 2 चैप्टर में 3 चीजें कवर करी गई है। पहला है मैट्रिसेस पार्ट चैप्टर नंबर 3, दूसरा है डिटर्मिनेंट पार्ट जो हम अभी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द फोर्थ चैप्टर इट इज द मिक्सिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऑल टुगेदर टू फॉर्म समथिंग एल्स, टू लर्न समथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज हमारी वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे है। आज हमारी वीडियो डिटर्मिनेंट टॉपिक पे है। डिटर्मिनेंट क्या चीज है, कहाँ यूज होता है, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज जानेंगे कि व्हाट आर बेसिकली डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लाइक आई हैव रिटन हियर a11 x1 प्लस a12 x2 b1 के बराबर है, एंड a21 x1 एंड a22 x2 b2 के बराबर है। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोगों ने ले ली है। जूनियर क्लासेस में हम लोग इसको सॉल्व करना, इसके यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सब पढ़े। अब मैं क्या करती हूँ, मैट्रिसेस में पढ़ चुकी हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्योंकि मैट्रिसेस है क्या, सबसे पहले हमने क्या ही पढ़ा था, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन शोइंग द कोफिशिएंट्स एज माय रोज एंड द कॉलम्स। तो यही कोफिशिएंट्स से अगर मैं अपना मैट्रिक्स बना दूं, सो आई विल राइट अ मैट्रिक्स a11, a12, a21 और a22। ये मेरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये जो वेरिएबल्स है x1 एंड x2, इसका मैं एक कॉलम मैट्रिक्स बना देती हूँ, x1 एंड x2 इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स b1 एंड b2। एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज योर सिस्टम, दिस इज नोन एज a मैट्रिक्स, दिस इज x एंड दिस इज इक्वल टू b मैट्रिक्स। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b में कन्वर्ट कर सकती हूँ। बट 10th में हम लोगों ने इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन द कंडीशन इज a11 अपॉन a21 मस्ट नॉट बी इक्वल टू a12 बाय a22। 10th में इस तरीके की हमने ये चीज पढ़ी है कि यूनिक सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है व्हेन द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 वेरिएबल्स, दीज 2 शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, अदरवाइज पैरेललाइंस हो जाएंगे तो कभी मीट नहीं करेंगे, उनका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा यूनिक। तो नॉट इक्वल टू आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट, a11 a22 माइनस a12 और a21 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यही मैं कहना चाहती हूँ। इन दोनों जो लिखने का तरीका है दोनों का मतलब सेम है, यानी एक सिस्टम के सॉल्यूशन की यूनिकनेस, कि उसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा कि नहीं, वो इस इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो जरूर ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तभी इसी पूरे फैक्टर को नाम दिया गया है डिटर्मिनेंट का। एक्चुअल में कई टीचर्स डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली भी समझा सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स लिख देते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, बट व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट, ये आपको इसमें से समझ में आएगा कि मैं कोई भी सिस्टम को मैट्रिसेस में क्यों कन्वर्ट करूं अगर वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो अगर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, सो व्हाट इज द यूज ऑफ कन्वर्टिंग दिस इनटू दिस सिस्टम ax इज इक्वल टू b, कोई फायदा नहीं है। तो जब ये देखा गया कि a11 इंटू a22 और ये माइनस a21 और a21 का जो सब्ट्रैक्शन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। और इसी को ही कैसे लिखा गया, अगर मैं इसको ऐसे ही भी बोल दूं कि इस मैट्रिक्स की जगह पे इफ आई राइट दिस एज a11 a12 a21 और a22 और ये बोल दिया जाए कि ये बेटा एक डिटर्मिनेंट है, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स,
एक डिटर्मिनेंट के नाम से मैंने डिफाइन कर दिया कि कोई भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाइंग लाइक दिस, a11 a22 माइनस a12 और a21। तब जाके ये डिटर्मिनेंट का हमारे पास ओरिजिन आया कि डिटर्मिनेंट आया कहाँ से, इसी वजह से डिटर्मिनेंट आया है। और डिटर्मिनेंट को डिफाइन कैसे करा गया है इस फॉर्मूले से, और डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं हम बिग ब्रैकेट्स लगाते थे उसकी जगह पे मॉडुलस वाला साइन, बट इसको मॉडुलस नहीं पढ़ा जाता डिटर्मिनेंट में। इसको या तो लिखा जाएगा DET ऑफ ए, या लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या लिखा जाएगा यू कैन राइट इट एज अ ट्राइंगल, दिस अ सिंबल, द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। सो DET लिख लीजिए, या ये सिंबल लगा लीजिए, या ये सिंबल लगा लीजिए, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंस समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट। हमने सिर्फ उसको एक फॉर्मेशन सी दे दी है, जबकि डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, ये तो लिखने का तरीका है, बट एक्चुअल में डिटर्मिनेंट ये है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से जो डायगोनल उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली डिटर्मिनेंट इज, एंड इट इज वैल्यू, इट इज नॉट अ नोटेशन। एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी वैल्यू है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं आती। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की तरह ही रखा जाता है, वो मैट्रिक्स से स्टार्ट होता है और मैट्रिक्स पे ही एंड हो जाता है। बट डिटर्मिनेंट हमेशा क्या देगा, एक वैल्यू देगा। आइदर इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, एनीथिंग। ठीक है, तो आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है और उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स ABCD के लिए मैंने डिटर्मिनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, सेम ही एलिमेंट्स लिख दिए, और AD माइनस BC उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। तो 2x2 के लिए इट्स वेरी इजी, सिर्फ डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। जिस तरीके का ये सिंबल ऐसे याद रखना है कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमारी चलेगी। बट व्हाट अबाउट 3x3? 3x3 के लिए कैसे सॉल्व करें, वो भी काफी इजी है। पहली चीज जो ध्यान में रखनी है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट, मतलब 3x3 एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो 3x3 मैट्रिक्स के लिए लिखा गया है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है, बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम। यानी कि हमें फोकस करना है किसी एक रो पे या किसी एक कॉलम पे। तो देखा जाए तो 3 रो हमारे पास अवेलेबल है और 3 कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि 6 वेज हैं इसको एक्सपैंड करने का, इसकी वैल्यू निकालने का। तो हम अपने आप चूज कर सकते हैं कि हम उस 6 में से कौन से एक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या हमें जहां पे ज्यादा जीरोस दिखाई दे, या हमारे पास जैसे मैक्सिमम आउट ऑफ 3 2 आर 0, तो वो वाली रो या वो पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड किया जा सकता है। अदरवाइज जनरल क्वेश्चंस में आप कोई एक रो, जैसे रो 1 को फिक्स कर लीजिए। तो मैं अगर ये बोलती हूँ कि मैंने इस रो 1 इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना है, तो यानी एक रो या एक कॉलम के अकॉर्डिंग ही एक्सपैंड होगा बस। ठीक है, किस तरीके से, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक साइन कन्वेंशन आपको बता दूं। इसमें एक साइन कन्वेंशन यूज होगा, जैसे प्लस से स्टार्ट करना है और ऑल्टरनेट साइन यूज करनी है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन अपने को ध्यान रखना। ऑल्टरनेट साइंस हैं जो कि प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये आया कहां से है, इट इज एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ -1 रेज टू पावर I प्लस j, जिसमें I और j मैंने पहले आपको बताया था क्या रिप्रेजेंट करते हैं। I रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड j रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अगर मुझे A11 का साइन निकालना है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ A11, तो क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, आई विल गेट -1 रेज टू पावर 2 विच इज 1, पॉजिटिव साइन रहेगा।
ठीक है। अगर A12 का साइन निकालना है सो A12 इज -1 रेज टू पावर I प्लस j के अकॉर्डिंग 1 + 2 3 दैट विल बी -1, इसका साइन माइनस है। तो समझने के लिए हम ये याद कर सकते हैं कि -1 रेज टू पावर I प्लस j, वेयर I इज दैट पर्टिकुलर रो एंड j इज दैट पर्टिकुलर कॉलम जहां पे हमारा एलिमेंट बिलोंग करता है। और या फिर थोड़ा सा फास्ट याद करना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट साइन तो हमारे पास है ही। अब मेरा फोकस है ये फर्स्ट रो जिसको मुझे एक्सपैंड करना है और मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि फोकस मैंने अपने फर्स्ट रो को फिक्स कर लिया तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखेंगे और जिस एलिमेंट पे मेरा फोकस है वो वाली रो और वो वाला कॉलम हम छोड़ देंगे और बचा हुआ क्या रह जाएगा हमारे पास। जब वो वाली रो को हमने हटा दिया और वो वाले कॉलम को हटा दिया तो मेरे पास ये वाला एक पोर्शन बच गया इस तरीके से। उसको मैं लिख लेती हूँ इसके आगे, यानी कि यहां लिख लेंगे EFH। सो नाउ 3x3 जो चीज है वो 2x2 में रह गई है। नेक्स्ट हम, क्योंकि फर्स्ट रो पे हमारा कंसंट्रेशन है, नेक्स्ट एलिमेंट इज B, बट B के आगे साइन क्या लगेगा, माइनस, तो हमारे पास आएगा -B इस तरीके से। तो एलिमेंट यहाँ से उठाना है और साथ में साइन कन्वेंशन को भी लगाना है। तो पहले A एलिमेंट था उसका साइन कन्वेंशन प्लस कह रहा था तो A ही लिखा गया। दूसरा एलिमेंट B है उसका साइन कन्वेंशन माइनस है तो -B लिखा गया। अब जब मैं -B या B एलिमेंट जो लिख रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, वो वाली रो जिसमें B लाई करता है और वो वाला कॉलम इसको हटा देंगे तो बचे हुए एलिमेंट जो 4 होंगे उनको लिख देते हैं D, F, G एंड I। और थर्ड हमारे पास क्या बच गया है तो मैं इरेज कर देती हूँ। अभी भी मेरी रो कंप्लीट नहीं हुई है, C एलिमेंट अभी भी बचा है विद द साइन कन्वेंशन प्लस, तो मैंने C लिख दिया। अब C फर्स्ट रो में लाई करता है और थर्ड कॉलम में लाई करता है तो व्हाट आई विल गेट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाते हुए जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसको लिख देना है D, E, G, H इस तरीके से। और 2x2 को सॉल्व करना मुझे अच्छे से आता है, मैं 2x2 की वैल्यू भी लिख दूंगी A इंटू EI माइनस FH माइनस B DI माइनस GF प्लस C DH माइनस GE। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 जो कि ऐसे मैट्रिक्स से कनेक्टेड है जो 3x3 ऑर्डर का है और उसको इस मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले मैंने कर दिया 2x2 को, 2x2 का वैल्यू क्या आएगी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस BC, और ये मेथड है 3x3 को करने का। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर करेंगे, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं सेम मेथड से जो अभी अभी हमने सीखा है। दिस इज A इज 3x3 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अपने को निकालना है, तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स की जगह पे एक पिलर स्ट्रेट लाइन डाल देंगे 1 2 5 1 1 4 एंड -2 -3 और -9। आप भी साथ साथ कर सकते हैं कैलकुलेट। नाउ साइन कन्वेंशन माइंड में हमारे है प्लस माइनस प्लस वाला, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही मैं करूंगी। दिस इज फर्स्ट इज 1, जैसे ही 1 लिखा, रो ये वाली पर्टिकुलर रो और ये वाले पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचते हैं उसको सॉल्व करना है। सो सीधा भी कर सकते हो 1 -9 माइनस 4 3 12 प्लस 12। क्या किया, 1 को -9 से किया, फिर एक माइनस आया और 4 को -3 से किया -12 विच विल बिकम +12। अब ये वाले 1 क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस हो जाएगा। इस वाले रो को इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 को -9 से करेंगे -18 माइनस 5 3 15, देन -2 एज इट इज, इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ लिविंग द फर्स्ट रो इन द थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बच गए, 2 4 8 -5 1 5। So I will get
12 माइनस 9 इज 3, माइनस हमारे पास -3 -2 8 5 3, तो क्या आ जाएगा 3 + 3 -6, दैट विल बी 0। दिस इज द डिटरमिनेंट की वैल्यू। हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, इसी एग्जांपल से एक कंसेप्ट मैं आपको और बता सकती हूँ, जो कि नाम है उसका सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स के अंडर, बट यहीं से अभी थोड़ा सा माइंड में आया है। सिंगुलर मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को सिंगुलर बोला जाता है? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 निकल के आता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। दैट मीन्स इफ माई डिटरमिनेंट A is equal to 0, this implies that matrix is known as singular matrix. नॉन सिंगुलर वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होएगा? जब नॉन जीरो, डिटरमिनेंट अदर देन 0 आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दैट केस अवर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So there is one application of determinant in finding out the area of a triangle। आप बोलेंगे एरिया का ट्रायंगल तो हमने 11th में कर चुके हैं और उसका फॉर्मूला भी हमने अच्छे तरीके से 11th में करा था। तो यस, 12th में उसको बहुत इजी फॉर्म में डिटरमिनेंट का यूज करके भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू 11th में आप लोगों ने क्या किया था? 11th में वी हैव एक ट्रायंगल हमने कंसिडर किया था एंड इसके वर्टिसेस थे ABC मान लेते हैं, जिसमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स थे। सो आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऐसा लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल को इससे भी कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था हाफ मॉड लगाया गया था कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर कैलकुलेशन में नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, डिटरमिनेंट नहीं है। दिस इज द मॉड। अभी हम 11th वाला फॉर्मूला कर रहे हैं। 11th वाले फॉर्मूले में क्या लिखते थे? पहला कोऑर्डिनेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से मॉड क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला था। और ये थोड़ा सा देखा जाए तो लग रहा है कि डिटरमिनेंट जैसा सा ही कुछ लग रहा है कि क्योंकि उसमें भी पहला एलिमेंट रहता है, ब्रैकेट्स में कुछ मल्टीप्लाई रहता है। तो अगर इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे मैं लिखूंगी डिटरमिनेंट में? अब यहाँ पे ये ट्रायंगल डिटरमिनेंट को बता रहा है, हाफ तो एज इट इज ही रहेगा, एक डिटरमिनेंट की पिलर बना देते हैं। x1 पहला एलिमेंट है x1, तो x1 जो यहाँ पे आ गया है तो मैं उसको यहाँ लिख सकती हूँ सबसे पहले, क्योंकि पहला एलिमेंट लिखा जाता है जो फर्स्ट आता है। अगर मैं इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, लेट अस सपोज फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो x1 लिखा गया। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 का मतलब है y2 यहाँ पे किसी से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी और से नहीं, y2 माइनस y3 ऐसे लिख सकते हैं। ये भर गया। तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 से पहला एलिमेंट आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे माइनस चाहिए होता है, तो मैं इसका साइन बदल देती हूँ, तो मैं x2 यहाँ लिख पाऊंगी। यहाँ पे लिख लेते हैं x2। अगर x2 लिख लेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी। तो कौन कौन से दो आ जाएंगे? y1, यहाँ y1 माइनस y3 और माइनस से वो बन जाएगा y3 माइनस y1। और थर्ड है x3, में यहाँ x3 लिख लेती हूँ। तो x3 लिखने पे क्या आता है? ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दूं तो y1 माइनस y3। So this is nothing but your डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट से भी ये ज्यादा इजी है, उसको लर्न करने की बजाय तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहला है x1 x2 x3, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा पहला कॉलम बनाएंगे। y1 y2 y3 जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो मेरा सेकंड कॉलम बनाएंगे। और थर्ड को क्या कर सकते हैं? 1 1 1 ले सकते हैं। अगर कहीं पे हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स A B C are collinear,
कि वो कोलिनियर है, तो हमें क्या पता लगा, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, इससे मुझे पता लगा कि एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0। कोई 3 पॉइंट जो कोलिनियर है दे कांट मेक अ ट्राइंगल, सो उनका एरिया इज इक्वल टू 0, और एरिया इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये फैक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाफ तो नॉन जीरो है। तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसको 0 आप रख दीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। अगर 0 आ रहा है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और 0 नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है, हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मिस ना कीजिएगा। लाइक माय वीडियो, शेयर देम एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।